जय हिंद दोस्तों। SKS ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में 2 अंक एवं 5 अंक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए वो सभी सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न ज्योग्राफी के हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो डाल दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का अधिपत्य होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की परिभाषा पूछेगा तो आपको यही आंसर एग्जाम में लिखकर आना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, समोच्च कृषि जो है कि कहाँ किया जाता है, तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में आपका समोच्च कृषि किया जाता है, उत्तराखंड राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति एवं संरक्षण साथ साथ होती है। आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों कि समोच्च कृषि की परिभाषा क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, फसल चक्रण का दो धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। क्या फसल चक्रण का क्या परिभाषा है? तो 2 धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइबोजियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, जिससे मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक ही बार में कई तरह के फसल उत्पादित हो जाते हैं। तो फसल चक्रण क्या है और मृदा संरक्षण में यह किस प्रकार सहायक है, आपने समझ लिया होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खादर और बांगर में क्या अंतर है? दोस्तों, यही सवाल बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो खादर और बांगर में क्या अंतर है? तो खादर की परिभाषा है, नए जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं जो बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है, ये काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं। बांगर की परिभाषा है कि पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बंजरी की मात्रा अधिक होती है, जो मिट्टी को अनउपजाऊ बना देती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? तो बांगर कहते हैं। तो खादर और बांगर में अंतर पूछेगा तो आप इस दोनों परिभाषा को लिख दीजिएगा, तो आसानी से आपको जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा है कि मानव अपनी कुशलता, क्षमता एवं आधुनिकता के सहारे नदियों के ऊपर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग परिवहन, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन पर रोक एवं पर्यटन जैसे आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों को एक साथ संपादित करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुउद्देशीय परियोजना क्या है आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? तो दोस्तों, किसी विशेष नदी का जल 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर जब बहती है
तो इन राज्यों में नदी के जल के उपयोग हेतु आपस में मतभेद या वाक्य युद्ध होने होते रहता है, जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे नर्मदा एवं इसके सहायक नदियों के पानी को लेकर कुल 4 राज्यों, कौन कौन राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल उपयोग को लेकर सहमति नहीं बन पाई और विवाद शुरू हो गया था। और इस विवाद से बचने के लिए 1969 में न्याय प्राधिकरण जल विवाद न्याय अधिकरण की स्थापना की गई। तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जल संकट क्या है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, स्वीडन के जल विशेषज्ञ फाल्कन मार्क्स के अनुसार किसी भी देश अथवा प्रांत में प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इसे कम जल की उपलब्धता को जल संकट हम लोग कहते हैं। वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति 1300 घन मीटर जल की उपलब्धता है। आगे है दोस्तों, जल पीने के साथ साथ और भी बहुत से कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% हिस्सा, कितना? 22% हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कर रहा है दोस्तों, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत नदियों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक बहुत सारी नदियाँ सदावाहिनी हैं, परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश में कई प्रकार के प्रदूषणों का स्वरूप बढ़ा है। भारत के नदियों के प्रदूषित होने के कारण इस प्रकार हैं। कौन कौन कारण है दोस्तों? आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण है कल कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल, कचरा अथवा अवांछनीय तत्वों का नदी में सीधे सीधे प्रवाहित कर देने से इस कारण। दूसरा कारण है नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, मवेशियों को नहलाने से, गंदी नालियों को जोड़ने से नदियाँ प्रदूषित हो रही है। तीसरा कारण क्या है दोस्तों? तो अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से वर्षा जल उर्वरकों का साथ लेकर नदी में समाहित हो जाते हैं, जिससे वह विषैली हो जाती है। तो 3 प्रमुख कारण हैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा भारत की नदियों के प्रदूषण होने का। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो दोस्तों कैंसर एक इतना खतरनाक बीमारी है कि समय पर यदि पता न चले तो यह लाइलाज हो जाता है। चूँकि कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु फिर भी भारतीय औषधीय जगत के अनुसार एक विशेष प्रकार का टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्सल बैक्टेका एवं पविफोलियो से प्राप्त किया जाता है। तो कैंसर रोग के उपचार में वन किस प्रकार योगदान करता है आपने देख लिया होगा, इसी को आप लोग लिख दीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेड डाटा बुक क्या है। आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं के संख्या का रिकॉर्ड रखने की जो सूची बनाई जाती है उसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN जारी करती है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कॉन्वर्सेशन नेचर है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक में सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। यानी रेड डाटा बुक जो है, जो विलुप्त हो रहे प्रजाति है उनको चिन्हित किया जाता है इस रेड डाटा बुक में। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। यानी वन्य जीवों का ह्रास किस कारण से हो रहा है, तो कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। तो आंसर हो जाएगा वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कौन कौन है? पहला है वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिससे इनका आवास छिन गया और ये बेघर हो गए। यानी कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है कि जो वन्य जीव हैं इनकी जो आवास है वो छीना जा रहा है, ये बेघर हो जा रहे हैं, इसलिए इनकी प्रजाति काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो जा रही है। दूसरा कारण है पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ, जो वन्य जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने के कारण बने। तीसरा कारण जो है दोस्तों, रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ। चौथा जो कारण है वन्य जीवों के शिकार और इनके व्यापार से भी वन्य जीवों का ह्रास तेजी से हुआ है। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जो वन्य जीवों के ह्रास के कारण हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, दोस्तों यह क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्या कर रहा है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। मानव के लालच और लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। सतत विकास की अवधारणा तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सब्जेक्टिव का, यानी 5 मार्क्स वाले हम लोग क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखा है। तो 5 मार्क्स वाला में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान नगण्य है, स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। वैसे तो भारत में पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। यानी वैसे तो भारत को पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, परंतु स्थायी चारागाह, बहुत कम भूमि एवं पशुओं के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध न होने से इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की गायों अथवा भैंसों की नस्लें बहुत कम दूध करती है। विदेशों में इन पशुओं की नस्लें अधिक दूध करती है तथा इसका रख रखाव हमारे देश के अपेक्षा विदेशों में अच्छी होती है। कम दूध और अधिक भोजन या चारा देने से भारतीय कृषक, आगे कह रहा है, भारतीय कृषक कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग हैं? तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य यानी अधिकार हो तथा इसके एवज में वह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है, जैसे कि बाग बगीचा हो गया, तालाब, कुआं इत्यादि हो गया। ये सभी जो है क्या है, व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। अगला संसाधन है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन की परिभाषा है वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, शमशान, सामुदायिक भवन आदि आते हैं।
जो समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। ये सभी सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अगला संसाधन का प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन। आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। चौथा जो संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। आंसर हो जाएगा इसका उत्तर भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950 से 51 के बीच 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ, जो 2004 से 5 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। कर्नाटक राज्य जो है भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यहाँ बेल्लोरी, हॉस्पेट सुदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। अगला है छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादक राज्य है, जो देश का करीब 20% लोहा उत्पन्न करता है। दांतेवाड़ा जिले का वैलाडीहा तथा दुर्गा जिले के डल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक हैं। रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। उड़ीसा देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खानें गुरु महिसानी की बादम पहाड़, जिसका दूसरा नाम है मयूरंज, एवं किरीबुरु से प्राप्त होता है। अगला है गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है तथा 16% देश का लोहा यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख खानें सहकालीन, संगयुम, क्यूपेम, सतारी, पोंडा एवं बियोलिम में स्थित है। यहाँ के मरमा गांव पतन से लोहा निर्यात किया जाता है। झारखंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। झारखंड देश का 5वां बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना तथा रांची मुख्य उत्पादक जिले हैं। ये झारखंड के। तो दोस्तों हम लोगों ने ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है, जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे। तो यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।